नमस्कार, मैं ईशा चौहान स्वागत करती हूँ बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का। और आज हम नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी बड़ी मुसीबत में घिरे हुए हैं। तोशाखाना मामले में उन दोनों को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस दंपति को कैद-ए-बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी की आदिलिया जेल में सुनवाई की। इसी जेल में पूर्व प्रधानमंत्री एक अन्य मामले में सजा काट रहे हैं। बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में दोनों पर 10 साल तक की किसी भी सरकारी पद पर रहने से प्रतिबंध लगाया है और प्रत्येक पर 68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इमरान खान के लिए लगातार 2 दिन में यह दूसरा झटका है। एक दिन पहले ही मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह मोहम्मद को साइफर मामले में 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को एक सार्वजनिक रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सबूत हैं। संघीय जांच एजेंसी ने पिछले साल 15 अगस्त को खान और कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इमरान खान ने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने से कुछ महीने पहले ही वर्ष 2018 में बुशरा बीबी से शादी की थी। इस मामले में बुशरा बीबी आज अदालत में पेश नहीं हुई हैं। इस मामले का संबंध गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के खुलासे से है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक चांसलर सतनाम सिंह संधू राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सदन के लिए नामित किया गया था। आज संधू ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। बता दें कि संधू के चयन के बाद कई बड़े राजनेताओं ने उन्हें बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके संधू को बधाई दी है। बता दें कि सतनाम सिंह संधू गैर सरकारी संगठनों, इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन और न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सामुदायिक प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम से संबंधित चल रही जांच के संबंध में आज मोहाली से आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह से जालंधर कार्यकाल में पूछताछ की। विधायक आज पहली बार यहां ईडी के सामने पेश हुए। जानकारी के मुताबिक कुलवंत सिंह सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और रात करीब 9 बजे पूछताछ खत्म हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शराब कारोबारी अक्षय छाबड़ा की जांच कर रहे थे, जिनके तार मोहाली स्थित रियल्टी कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधों के बाद ईडी के रडार पर आए थे। बता दें कि कुलवंत सिंह इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और 31 अक्टूबर को आप विधायकों के दफ्तरों और आवासों पर ईडी ने छापेमारी की थी और कुछ आपराधिक दस्तावेज ईडी को मिले थे। ईडी ने उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। ईडी के अधिकारी अक्षय छाबड़ा के कारोबार में परमजीत सिंह समेत कंपनी के अन्य डायरेक्टर्स के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। इस मामले में अभी तक कुलवंत सिंह को आरोपी नहीं बनाया गया है। बता दें कि यह छापेमारी लुधियाना, मोहाली, चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर और गंगानगर समेत 25 जगहों पर की गई थी। एजेंसी ने तब 4.5 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया था। एनसीबी द्वारा ड्रग तस्कर अक्षय कुमार छाबड़ा और उसके साथियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले के आधार पर जांच शुरू की थी। यह भी बता दें कि कुलवंत सिंह ने 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 250 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी और वह राज्य के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक थे। इससे पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान से विधायक की रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था, क्योंकि इसकी 2 परियोजनाओं के कथित तौर पर पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया था।
दिसंबर 2021 में मोहाली से 2022 की विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कुलवंत सिंह आप में शामिल हो गए और वह 2015 में कांग्रेस के समर्थन से मोहाली नगर निगम के पहले मेयर बने। वह 2017 में श्रोमणी अकाली दल में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। लगभग 2 महीने के लंबे शुष्क दौर के बाद आज हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और इसके निचले इलाकों में भारी बारिश से क्षेत्र के किसानों और होटल व्यवसायियों को खुशी हुई है। शिमला के आसपास के पर्यटन स्थलों पर सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग से एक अधिकारी ने बताया कि आज सुबह शिमला के आसपास के स्थानों पर काफी बर्फबारी हुई है। यह सीजन की पहली अच्छी बर्फबारी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के कारण गुरुवार तक राज्य में बर्फबारी जारी रहेगी। कुल्लू जिलों के एक और खूबसूरत पर्यटन स्थल में मनाली और चंबा जिले के डलहौजी में बर्फबारी हो रही है। पुलिस ने मंगलवार शाम को भारी बर्फबारी शुरू होने के बाद राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग के पास फंसे लगभग 300 पर्यटकों को बचाया। पर्यटक 500 वाहनों और एक HRTC बस में यात्रा कर रहे थे। लाहौल और स्पीति, चंबा, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों से ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी हो रही है। धर्मशाला, शिमला, सोलन, नाहन और मंडी सहित राज्य के निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जिलों के SDM यानी अपर जिला अधिकारी से खासे नाराज हो गए हैं। सीएम ने इन सभी SDM से जवाब तक तलब कर लिया है और कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी अपर जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को अपना जवाब उपलब्ध करवाएं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की सभी ADM से नाराजगी की वजह से किसानों से जुड़ी हुई है। इन जिलों में किसानों को उनकी फसल के नुकसान होने की भरपाई सरकार की ओर से नहीं मिल पाई है। इन किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों के सत्यापन में देरी हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इससे काफी नाराज हैं। सीएम योगी के निर्देश पर अलीगढ़, हाथरस, बाराबंकी, बरेली, अंबेडकर नगर, शाहजहांपुर और कुशीनगर के साथ ही 10 और जिलों में SDM से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। इन सभी 17 जिलों के SDM से कहा गया है कि किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और वे जल्द से जल्द सप्ताह भर के भीतर अपना जवाब शासन को भेजें कि इस बार ऐसा क्यों हुआ। प्रवर्तन निर्देशालय ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में आज राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव से 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। यह जानकारी देते हुए ईडी के अधिकारी ने बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री आज सुबह करीब 11:30 बजे ईडी के कार्यालय पहुंचे और रात करीब 8 बजे यहां से चले गए। इस मामले में उनके पिता और RJD मुखिया लालू प्रसाद यादव से ईडी के अधिकारियों ने कल 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। 19 जनवरी को केंद्रीय एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। इन नेताओं से पूछताछ के लिए नई दिल्ली से ईडी के अधिकारियों की एक टीम रविवार को पटना पहुंची। बता दें कि इससे पहले RJD ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा, भाजपा ED, CBI और IT विभाग का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करती है जिनसे वह डरती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट है कि दिल्ली के शासक डरे हुए हैं और इसीलिए वे विपक्षी दलों को तोड़ने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। RJD नेता मनोज झा ने कहा कि केंद्रीय सरकार विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
राम भक्तों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है। अब चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। यह बस सेवा 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी के आसपास चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड से शुरू हो जाएगी। सीटीओ के अधिकारी ने बताया कि यह बस सेवा रोजाना दोपहर 1:30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। इसी तरह शाम 4:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:05 पर अयोध्या पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि सीटीयू बस 19 घंटे में 947 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका टिकट 1706 रुपए रखा जाएगा। भारत मूल के एक ब्रिटिश जोड़े की कहानी किसी क्राइम सीरियल से कम नहीं। इस जोड़े को ऑस्ट्रेलिया में आधा टन से ज्यादा कोकीन तस्करी का दोषी पाते हुए 33 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस कोकीन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5.70 करोड़ पाउंड यानी कि करीब 600 करोड़ रुपए बताई गई है, जिनका जाल कई महाद्वीपों तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सुनवाई के बाद जूरी ने इन दोनों को कोकीन तस्करी के 12 मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग के 18 मामलों में दोषी ठहराया। मई 2021 में सिडनी पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया सीमा बल द्वारा कोकीन पकड़े जाने के बाद राष्ट्रीय अपराध एजेंसी यानी कि NCA के जांचकर्ता ने आरती और कंवलजीत की पहचान की थी। इस ड्रग्स को यूके से एक कॉमर्शियल प्लान के जरिए भेजा गया था और इसमें 6 टूल बॉक्स शामिल थे, जिन्हें खोलने पर 514 किलो कोकीन पाई गई थी। अधिकारियों को पता चला है कि यह खेप आरती और कंवलजीत के पास थी, जिन्होंने ड्रग्स की तस्करी के एकमात्र उद्देश्य से विफ्लाई फ्रेट सर्विसेज नामक एक फ्रंट कंपनी की स्थापना की थी। NCA ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि दोनों प्रतिवादी जून 2015 में कंपनियों के गठन के बाद से अलग अलग समय पर कंपनी के निर्देशक रहे हैं। जब्त की गई ड्रग्स वाले धातु टूल बॉक्स के प्लास्टिक रैपिंग पर रायजादा की उंगलियों के निशान पाए गए हैं, जबकि लगभग 3000 पाउंड मूल्य के टूल बॉक्स के ऑर्डर की रसीदें दंपति के घर से मिली हैं। भारत सरकार ने अंतरिम बजट से ठीक पहले एक बड़ी घोषणा की है, जो कि मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत सरकार ने अंतरिम बजट से ठीक पहले एक बड़ी घोषणा की है, जो कि मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत सरकार ने मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पार्ट्स पर आयात शुल्क में कटौती की है। मोबाइल पार्ट्स पर अब आयात शुल्क 15% घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सिम सॉकेट, मेटल पार्ट्स, सेलुलर मॉड्यूल और अन्य मैकेनिकल आइटम पर आयात शुल्क अब 5% कम लगेगा। सरकार के इस फैसले से भारत में अपने फोन का प्रोडक्शन कर रही कंपनियां काफी खुश होंगी, क्योंकि कच्चे माल के आयात में उन्हें अब कम टैक्स देना होगा। इसका असर मोबाइल फोन के कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से मोबाइल फोन सस्ते होने वाले हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक सरकार के इस कदम से मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। रांची में राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल प्रतियोगिता 2023 जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए अक्षदीप ने आज 1 घंटा 19 मिनट और 38 सेकंड का समय लेकर अपना पिछला 1 घंटा 19 मिनट और 55 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ डाला। दौड़ में उत्तराखंड के सूरज पवार पेरिस ओलंपिक के लिए 1 घंटा 20 मिनट और 10 सेकंड का क्वालिफाइंग मार्क पार कर दूसरे स्थान पर रहे। सूरज पवार पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चलने वाली श्रेणी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले चौथे भारतीय रहे। उनके अलावा परमजीत बिष्ट और विकास सिंह ने भी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। ट्रैक और फील्ड की व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं में एक देश से केवल 3 खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं और अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को यह तय करना है कि इन चारों में से कौन पेरिस जाएगा।
मुख्य एथलेटिक्स कोच राधाकृष्ण नायर ने कहा कि अंतिम चयन जून में होगा। इसके अलावा महिलाओं की 20 किलोमीटर पैदल चाल में पंजाब के मानसा जिले के गांव खैरा खुर्द की मंजू रानी ने 1 घंटा 33 मिनट के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।